नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा, देश में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। 2024 का चुनाव आ गया है, तो थोड़ा सा बात करें कि क्या हो रहा है इस क्षेत्र में। जैसे ही विपक्षी दलों के नेतृत्व में एक गठबंधन बनने की शुरुआत हुई, जिसकी पहल नीतीश कुमार ने की और पटना में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें भारत के लगभग सारे विपक्षी राजनीतिक दल, कुछ को छोड़ के, जैसे के चंद्रशेखर राव के भारत राष्ट्रीय समिति और जनता दल सेक्युलर कर्नाटक से, इस तरह के कुछ दलों को छोड़ के ज़्यादातर दल साथ में आ गए, और जो नहीं आए जैसे जयंत चौधरी, वो फिर दूसरी बैठक बेंगलोर में आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे दल साथ में आ जाएंगे। जो कुछ तालमेल की कमी थोड़ी दिख रही थी, जैसे ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, वो भी अब जो है ठीक हो गई है। अखिलेश यादव का भी जो संकोच था वो भी लग रहा है दूर हो गया है। हालांकि एक दिक्कत ये आने वाली है कि जिन राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस के साथ मुकाबला है क्षेत्रीय दलों का, वहाँ पे क्या स्थिति बनेगी। लेकिन राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के इस बयान के बाद कि एक तो कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेगी, और दूसरा राहुल गांधी ने जो ये कह दिया है कि हम गठबंधन में बहुत लचीला रुख अपनाने को तैयार हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय दल है उसे ही प्रधानता दी जाएगी, जो उस अपने राज्य में जो मजबूत है। तो मुझे लगता है जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी अब निश्चिंत हैं कांग्रेस की तरफ से। उन्हें कोई ये डर नहीं है कि कांग्रेस के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा होगी अपने राज्यों में। शायद कांग्रेस ज़्यादातर सीटें उनके लिए छोड़ देगी, कुछ सीटों पे वो भले ही लड़े। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारे दल साथ में आ रहे हैं, ये एक विकल्प पेश करेंगे, और 2024 के चुनाव में इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है, और ये जवाबी ही कार्रवाई है एक तरीके से। और वो दिखाना ये चाहती है कि उसके पास ज़्यादा दल हैं, और उसने छोटे छोटे तमाम ऐसे दलों को अपने साथ में ले लिया है जिनसे अभी तक वो दूरी बनाए हुई थी, जैसे कि चिराग पासवान के दल से, ओम प्रकाश राजभर के दल से, हरियाणा का एक छोटा सा दल है, उससे 2 साल से उसने दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अभी उसको भी शामिल कर लिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बिना संकोच के किसी को भी साथ में लेने का तय किया हुआ है, और दूसरी तरफ वो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि विपक्षी दलों में जितनी तोड़ फोड़ करके उनके जितने लोगों को अपने साथ मिला सकें, उनको भी अपने साथ में लाएं। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने तोड़ा, और अजीत पवार के नेतृत्व में एक गुट को अपने साथ वो ले आए हैं। अब दिक्कत असल में इस तरह की राजनीति के साथ यही है कि ये अवसरवादी राजनीति है। इसमें सिद्धांत बहुत कम रह गए हैं। मोटा मोटा 2 किस्म के राष्ट्रवाद के बीच की लड़ाई है। एक राष्ट्रवाद वो है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निकला है, जो भारत के संविधान में बहुत अच्छी तरह से उसको लिखा गया है। तो गांधी का सपना, भगत सिंह का सपना, डॉक्टर अंबेडकर का सपना, सुभाष चंद्र बोस का सपना, ये सारे लोग जो आज़ादी के आंदोलन में लगे थे, उनके सपने को डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के रूप में जो लिखा, उसके अनुसार देश को चलाने की कोशिश की गई। बहुत सफलता नहीं मिली उन मूल्यों को स्थापित करने में। जैसे बराबरी का मूल संविधान में है, लेकिन आज भी भारत में सामाजिक बराबरी नहीं है, आर्थिक बराबरी नहीं है, राजनीतिक बराबरी भले ही मिल गई हो, न्याय अभी भी सबके लिए अलग अलग है। अगर तीस्ता सेतलवाद हो तो उनको बेल मिलने में दिक्कत आती है गुजरात में, और अगर बृजभूषण शरण सिंह हो तो उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। तो इस तरह की स्थितियां देश में बनी हुई हैं, जहां मूल्यों का सही से पालन नहीं होता है।
लेकिन फिर भी हम कहेंगे मोटा मोटा भारत के संविधान के आधार पर चलने की कोशिश हुई। लेकिन बीच में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस से शुरू होता है और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से ख़त्म होता है, जिसमें कि इस देश की पूरी राजनीतिक दिशा को ही बदलने की कोशिश की जा रही है अब, और एक दूसरे किस्म के राष्ट्रवाद जिसका नाम है हिंदुत्व, और उसका भारत के संविधान से कोई तालमेल नहीं है। वो सारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है, वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, वो समाजवाद के खिलाफ है, वो बराबरी के खिलाफ है, वो न्याय के खिलाफ है, वो बंधुत्व के खिलाफ है। तो इन सारे मूल्यों के खिलाफ एक दूसरे किस्म का राष्ट्रवाद। और गौर करिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और दूसरी तरफ जेल नहीं गए, जेल गए तो माफ़ी मांग के बाहर आ गए। जबकि जो दूसरी राष्ट्रवाद की धारा रही जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत सारे नौजवानों ने बहुत कम उम्र में खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे तमाम कितने नौजवानों ने अपनी जान आज़ादी के आंदोलन में दे दी। कुछ ने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए जान दे दी, जैसे कि गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में, और वसंत और रजब नाम के दो नौजवान, एक हिंदू एक मुस्लिम, अहमदाबाद में। तो उन मूल्यों को बचाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए बहुत सारे नौजवानों ने बहुत कम उम्र में जान दी है। तो उस बलिदान को हमें याद रखना चाहिए। उस राष्ट्रवाद की विचारधारा की टक्कर आज एक दूसरे किस्म के राष्ट्रवाद की विचारधारा से हो रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तो इस देश में अब लोगों को तय करना है कि किस किस्म के राष्ट्रवाद को हमको अपनाना है। क्या हम भारतीय संविधान को लागू करना चाहते हैं जिस रूप में वो मौजूद है, या उसको हम एकदम हटा के एक नई व्यवस्था चाहते हैं। तो देश के लोगों को ये आने वाले चुनाव में तय करना है। दोनों तरफ के मोर्चे लड़ाई के मैदान में सज गए हैं और लड़ाई आमने सामने की है। लेकिन बात जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ वो ये कि विपक्षी दल जो ऐसा माना जाएगा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूल्यों को लेके चल रहे हैं और उसमें उनका विश्वास है, वो भी कई बार डगमगा जाते हैं अपने रास्ते से। इसमें बहुत सारे ऐसे दल हैं जो मजबूरी में ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह चुके हैं। और सवाल ये है कि जब चुनाव ख़त्म होगा और जब परिणाम आएंगे और अगर विपक्षी दलों का गठबंधन जीत जाता है, जिसका नाम अब इंडिया रखा गया है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वो साथ में रहेंगे और मजबूत होंगे। लेकिन अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो इसकी भी संभावना रहेगी कि हो सकता है कि कुछ लोग इस गठबंधन से निकल के और दूसरे गठबंधन में चले जाएं, यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में। और दूसरा एक जो बड़ा सवाल है कि जिस किस्म की नीतियों के खिलाफ इस देश की जनता लड़ रही है, परेशान है, जिसमें महंगाई है, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें जिस किस्म की आर्थिक नीतियां देश पे लागू की जा रही हैं, निजीकरण के कारण जो मार झेलनी पड़ रही है लोगों को, और कुल मिला के एक सत्ता शासन का जो जन विरोधी चरित्र सामने आ रहा है, हमारे नागरिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है। सवाल ये है कि अगर विपक्षी गठबंधन जीत के आएगा तो क्या वो इन नीतियों को उल्टेगा, क्या वो नव उदारवादी आर्थिक नीतियों की दिशा को बदलेगा, क्या वो भारत के संविधान में जैसा लिखा है समाजवाद उसको लागू करेगा बजाय कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने के। क्योंकि ये सब काम हमें याद रखना चाहिए कि ये 1991 में ही शुरू हो गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। और नागरिक अधिकारों का हनन, जो यूएपीए कानून है जिसके तहत आज बहुत सारे लोग जेल में हैं, ये कांग्रेस का ही बनाया हुआ कानून है। बीजेपी ने
उसको और कठोर करके उसमें बहुत सारे लोगों को आज जेल में भेज दिया है, तो क्या ये कानून हटेगा? क्या इस देश में सही अर्थों में लोकतंत्र लागू होगा? ये हमारी चिंता है। और इस चिंता के साथ हम छोटे छोटे दल, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल और बहुत सारे दल और जन संगठन और व्यक्ति जो चाहते हैं कि इस देश में सही अर्थों में लोकतंत्र लागू हो, हमारे संविधान के अनुसार ये लोकतंत्र चले, जहां हर एक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बराबरी, इस तरह के मूल्य सुलभ हों, वो पूरे आत्मसम्मान के साथ जी सके, वो उसको रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं इंसान की वो सबके लिए मुफ्त उपलब्ध हों। तो एक इस किस्म का राष्ट्र जो हमारे संविधान में जिसकी कल्पना की गई है और जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, जिसमें इंसान की जो इज्जत है, जो उसका सम्मान है, वो उसके केंद्र में रहे, क्योंकि अगर वो नहीं है तो लोकतंत्र का क्या मतलब है। तो उस किस्म के भारत के निर्माण के लिए और भारत के संविधान को सही अर्थों में लागू करने के लिए लोक राजनीति मंच नाम से जिस मंच को कुलदीप नैयर साहब ने 2004 में बनाया था, और उसके बाद वो मंच कभी निष्क्रिय कभी सक्रिय रहा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन चला अरविंद केजरीवाल और अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में, उसमें भी उसने एक भूमिका निभाई। अब दौर फिर आ गया है जब हमें लगता है कि एक तो विपक्षी दलों का गठबंधन ऊपरी स्तर पे बन रहा है जो तात्कालिक उद्देश्य के लिए है, जो थोड़ा बहुत अवसरवादी भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हम चाहते हैं कि एक दीर्घकालिक ऐसा गठबंधन राजनीतिक दलों का बने जो कि भारत को एक साफ सुथरी राजनीति देने का भरोसा दिला सके। और हम उन सारे विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न संकट इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए है, उसको परास्त करने के लिए आने वाले चुनाव में कमर कस रहे हैं। हम बिल्कुल चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हारे, क्योंकि जब तक ये पार्टी हारेगी नहीं तब तक भारत के लोकतंत्र और संविधान पे संकट बना रहेगा, और ये बहुत बड़ा संकट है। इसलिए इस संकट से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता लोक राजनीति मंच की ये है कि जो भी सरकार आए वो इस देश को इस देश के संविधान के अनुसार चलाए और लोकतंत्र की जो सही भावना है उसके अनुसार इस देश के आम इंसान का सम्मान हो और उसके हिसाब से इस देश की नीतियां बने और लागू हों। धन्यवाद।